नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 5 हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 2, न्याय की कुर्सी। तो दोस्तों, इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। तो दोस्तों, ये जो कहानी है इसकी शुरुआत उज्जैन के बाहर एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा मैदान है, वहाँ से हो रही है। वहाँ टीले थे। इस मैदान पर क्या है, कई सारे टीले हैं। टीले यानी कि ऐसे ऊबड़ खाबड़ आप कह सकते हो, ढेर हैं मिट्टी पत्थर इन सब के। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक दिन की बात है, लड़कों का एक समूह मतलब बच्चों का एक समूह वहाँ पर खेल रहा था, उस मैदान पर खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। लड़कों के इन समूह में से एक लड़का जो है ये कूदता हुआ भागता हुआ एक टीले के ऊपर चढ़ जाता है। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। एकदम से किसी चीज़ से इसको ठोकर लगती है और वो ठोकर खाकर जो बच्चा है वो गिर जाता है। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज़ से ठोकर लगी है। बच्चे ने तुरंत इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिससे कि इसको ठोकर लगी है। उसने एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। उसने इधर उधर देखने की कोशिश करी, लेकिन उसको वहाँ पे बस एक बड़ा सा चिकना सा पत्थर नज़र आया। उसके अलावा उसे कोई और चीज़ वहाँ पे ऐसी नज़र नहीं आई जिससे कि उसको ठोकर लगी हो। वह उठ कर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। वो उठता है, उठने के बाद में जाता है अपने दोस्तों को बुलाता है उस पत्थर को देखने के लिए कि आओ देखो ये कैसा पत्थर है। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन में है मेरा, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। उसके बाद में बच्चा जो है ये उस शिला के ऊपर बड़े ही शान से बैठ जाता है। ये आप देख सकते हो, बच्चा यहाँ शिला के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बच्चा है ये उस पत्थर के ऊपर बड़े ही शान से बैठकर कहता है कि अब से ये जो सिंहासन है ये मेरा हुआ, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी हो। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ। तुम सभी मेरे पास में अपनी अपनी फरियाद यानी कि तुम लोग की जो भी समस्या है, जो भी तुम लोग कहना चाहते हो वो लेकर मेरे पास आओ। फिर मैं उनका फैसला करूंगा। जो भी तुम्हारी समस्या होगी उसका मैं फैसला करूंगा। कौन कह रहा है? ये लड़का कह रहा है। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। जो दूसरे बच्चे हैं उनको ये खेल अच्छा लगता है। वे एक एक करके आते और कई काल्पनिक फरियाद सुनाते। ये सभी जो लड़के हैं ये एक एक करके आ रहे थे और कई सारी काल्पनिक मतलब मन से बनाई हुई मनगढ़ंत फरियाद इसको सुना रहे थे, मतलब समस्या इसको सुना रहे थे। फिर गवाह बुलाए जाते। उसके बाद में गवाहों को बुलाया जाता कि ये जो व्यक्ति कह रहा है सच है झूठ है इसका पता करने के लिए। उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। उसके बाद में जो लड़का राजा बना था वो इन सभी बच्चों से सवाल करता और फिर अपना फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही यह खेल खेलने लगे। इस खेल के अंदर इन लोगों को इतना आनंद आया था, ये खेल इनको इतना अच्छा लगता था कि लोग रोज इस खेल को खेलने लग गए थे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते। फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। रोज यही होता कि बच्चे जो हैं अपनी शिकायत इसको सुनाते, मतलब मनगढ़ंत शिकायत इसको सुनाते, अपराधी पेश किए जाते और सभी का बयान लेकर फिर शिला पर बैठा जो लड़का था वो अपना फैसला सुनाता। बात इधर उधर फैलने लगी। अब ये जो बात है ना ये इधर उधर फैलने लग जाती है कि यहाँ पर इस मैदान पर कुछ बच्चे हैं जो कि इस तरीके का खेल खेल रहे हैं, ऐसे ये लोग कर रहे हैं। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है
जो लोग हैं वो लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे, क्योंकि जो जिस तरीके से फैसला लड़का सुनाता था वो बहुत ही अच्छा तरीका था। मतलब ये सही फैसले सुनाया करता था, सही तरीके से फैसलों को सुनाता था। तो इसकी जो न्याय बुद्धि है इस पर लोग चर्चा करने लगे। ये कहने लग गए ज़रूर ही लड़के के अंदर कोई दिव्य शक्ति है, तभी तो वो इतने सही और अच्छे फैसले सुनाता है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। एक दिन की बात है, दो किसानों के बीच में जमीन को लेकर लड़ाई होती है। मामला गंभीर था, मामला जो है काफ़ी गंभीर हो गया। अब टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने की बजाय उसी के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। अब तक जो टीले वाला ये लड़का है ये बहुत ही मशहूर हो चुका है, तो इसकी चर्चा अब इतनी ज़्यादा हो गई कि इन दोनों किसानों ने फैसला करा कि राजा की बजाय इसी टीले वाले लड़के के पास में जाएंगे। तो इसके पास में जाते हैं और उसको अपना जो भी झगड़े का कारण है सब कुछ बताते हैं। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। लड़के ने बहुत ही गंभीरता के साथ में दोनों ही किसान क्या कह रहे हैं इस बात को उसने अच्छे से सुना और समझा। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। उसके बाद में उसने जो फैसला सुनाया है उसको सुन के दोनों ही लोग दंग रह जाते हैं। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे, और उस दिन के बाद से शहर के जितने भी लोग थे वो अपनी परेशानियों को लेकर यहीं पर इस लड़के के पास में आने लग गए। राजा के दरबार में कोई ना जाता और राजा के दरबार में कोई भी अब नहीं जा रहा था, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ हो, और कभी भी ऐसा भी नहीं होता। मतलब जो लड़का है इसके फैसले हमेशा सही होते, हमेशा ऐसे होते जिससे हर कोई संतुष्ट होता, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लड़के ने कोई ऐसा फैसला सुनाया हो जिससे कि कोई संतुष्ट ना हो। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। धीरे धीरे अब ये जो बात है फैलने लगती है, और फैलते फैलते अब ये राजा के कानों तक पहुंचती है, यानी कि अब राजा को इन बातों के बारे में पता लगता है। उसको बहुत क्रोध आया। ये सुन के राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा गया। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल की अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। उसने गुस्से में गरजते हुए, गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि उस छोकरे मतलब लड़के, उस लड़के की ये हिम्मत, ये मजाल कि वो खुद को, मतलब वो लड़का खुद को राजा जितना न्याय करने योग्य समझ रहा है। मैं इस किस्से में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। अब ये जो राजा है ये कहता है कि मैं इस समय विश्वास नहीं करता हूं, मैं खुद जाकर देखूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़का अपना प्रिय खेल खेल रहा था। ये कहकर जो राजा है वो उस मैदान जा पहुंचता है जहां पर जो लड़का है वो अपना प्रिय खेल खेल रहा है, यानी कि वो दूसरों की फरियादों का जवाब दे रहा है। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। बहुत देर तक जो राजा है ये इन बच्चों का खेल, मतलब इस लड़के का खेल देखता रहता है। वहाँ स्तंभित रह गया। ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। वो अपने मंत्री से कहता है कि लड़का तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि, इतनी अक्लमंदी होना बहुत ही हैरानी की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़ों बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े को, मतलब अच्छे लोगों को लोहा मानना पड़ेगा। यानी अच्छे लोगों को मानना पड़ेगा कि हाँ वाकई में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज ये तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है। इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। उसी समय एक व्यक्ति राजा को बताता है कि महाराज ये रोज वाला लड़का नहीं है, बल्कि रोज वाला लड़का आज बीमार हो गया है, तो उसकी जगह पर आज ये दूसरा लड़का टीले पर बैठा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। ये सुन के राजा जो है ये कहता है कि अरे ये तो और भी ज़्यादा आश्चर्य की बात है। ज़रूर कोई ना कोई बात तो है। ज़रूर इस पत्थर की कुर्सी में, जिस पत्थर पे बैठ के सभी लड़के फैसला सुनाया करते थे, राजा कहता है ज़रूर इस पत्थर की कुर्सी में कोई ना कोई तो जादू जरूर है। मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा, मैं इसकी जांच जरूर करूंगा। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया।
राजा का इशारा पाते ही, मतलब राजा का हुक्म पाते ही, जो सारे इसके सिपाही थे, इन्होंने उस जगह को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन है। जब पत्थर को बाहर निकाला गया तो राजा ने देखा और पाया कि ये पत्थर असल में था ही नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही खूबसूरत सा सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थीं और उस सिंहासन के ऊपर बहुत ही बारीक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार मूर्तियां बनी हुई थीं। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्ति बनी हुई थी और उसके चारों पायों पर, मतलब चारों पैरों पर 4 देवदूतों की मूर्ति भी बनी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई। ये खबर जल्दी ही चारों ओर फैल जाती है। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई और ऐसी ही बात में वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। बहुत सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। जो विद्वान और जो पंडित साधु वहां पर आए थे, उन्होंने बताया कि ये सिंहासन कोई ऐसा वैसा कोई मामूली सिंहासन नहीं है, बल्कि बहुत सदियों पुराने राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए और अपनी बुद्धि के लिए, अपने विवेक के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। जो ये राजा है वो आदेश देते कि अब इस सिंहासन को लेकर मेरे राज दरबार में रखा जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। जो राजा है कहता है कि इस पर मैं बैठ के अपनी प्रजा की जो मुसीबत है, जो परेशानी है, उसको मैं सुनूंगा और उन पर फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। अगले दिन राजा अपने दरबार में आता है और सीधे उस नए सिंहासन की ओर बढ़ता है। वहाँ उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। वो सिंहासन पर बैठने ही वाला था कि तभी किसी की आवाज़ आती है, ठहरो, यानी कि रुको। राजा ने रुककर चारों ओर देखा। अब राजा रुक के हर तरफ देखने लग जाता है कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। कोई नज़र नहीं आया, लेकिन राजा को इतना सब देखने पर भी कोई भी नज़र नहीं आता। वहाँ फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। अब वो एक बार फिर से सिंहासन की ओर बढ़ता है। फिर इसी प्रकार आवाज़ आई, ठहरो। फिर से ऐसी आवाज़ आती है कि ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। फिर राजा ने बड़े आश्चर्य के साथ में देखा कि सिंहासन के एक पैर पे बनी हुई जो एक मूर्ति है वो बोल रही है। वही ये ठहरो ठहरो बोल रही थी। मूर्ति ने कहा, अब मूर्ति इसको कहती है, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? जो मूर्ति है वो राजा से सवाल पूछती है कि ये बताओ, क्या तुमको लगता है कि तुम इस योग्य हो कि तुम इस सिंहासन पर बैठ सको? क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुमने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम, कभी कोई चोरी नहीं करी है? राजा ने लज्जा से सिर झुका लिया। ये सुन के राजा को थोड़ी शर्म आ गई और शर्म में उसने सिर झुका लिया। यह सच है कि हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गया था। राजा अपना सिर झुकाकर कहता है कि ये सच है कि अभी मैंने हाल ही में एक दरबारी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि उसने मुझे नाराज़ किया था, इसलिए मैंने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो, मूर्ति ने कहा। मूर्ति कहती कि नहीं, फिर तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तुमको 3 दिन तक पश्चाताप करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। वो कहती है, मूर्ति कहती है कि अब तुमको 3 दिन तक इसका पछतावा तुमको करना होगा। और ये कहने के बाद में जो मूर्ति अपने पंख फैलाती है और आसमान में उड़ के चली जाती है। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की। अब ये सुनने के बाद में जो राजा है वो अगले 3 दिन तक व्रत रखता है, उपवास रखता है और खूब प्रार्थना करता है। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। जो ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो, तुम में विश्वास है, तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। मतलब ये सब करने के बाद में चौथे दिन राजा जो है वो फिर अपने दरबार में आता है और जैसे ही वो सिंहासन पर फिर से बैठने वाला था, तब दूसरी मूर्ति उससे बोलती है, कहती है, रुको, क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुमने कभी अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला? राजा सकपकाया। ये सुन के जो राजा है वो सकपका जाता है।
झूठ तो उसने किसी ना किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था, क्योंकि उसने झूठ तो किसी ना किसी परेशानी से बचने के लिए तो कई बार तो बोला ही था। राजा पीछे हट गया। अब राजा ये सुन के पीछे हट जाता है। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आसमान में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास और पूजा पाठ किया। राजा ने फिर 3 दिन तक व्रत रखा और पूजा पाठ करता रहा। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। अब वो तीसरी बार सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ता है। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। बड़े ही हिचकिचाहट के साथ में वो आगे बढ़ता है। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने से पहले यह बताओ, क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? जब वो बैठने ही वाला था तो बैठने से पहले तीसरी मूर्ति अब उससे कहती है कि ये बताओ, क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? राजा पीछे हट गया। ये सुन के जो राजा है वो पीछे हट जाता है। तीसरी मूर्ति अपने पंख फैलाकर उड़ गई। अब जो तीसरी मूर्ति है वो फिर से पंख फैला के उड़ जाती है और फिर इसके बाद में जो राजा है 3 दिन तक फिर से व्रत रखता है, उपवास रखता है, प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के बाद में सिंहासन की ओर फिर से बढ़ता है। उसके पैर लड़खड़ा गए। अब उसके पैर जो है वो लड़खड़ाने लग गए थे। चौथी मूर्ति ने अब कहा, ठहरो। चौथी मूर्ति कहती है, रुको। जो लड़के सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे। मूर्ति क्या कहती है कि जो लड़के इस सिंहासन पर बैठ रहे थे वो सभी भोले भाले थे। उनके मन में कलुष नहीं था, उनके मन में किसी प्रकार का दोष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अगर तुमको विश्वास है कि तुम्हारे मन में कोई दोष नहीं है, तुम इस योग्य हो, तो तुम इस सिंहासन पर बिल्कुल बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। अब ये सुनने पर राजा जो है बहुत देर तक सोचता है। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मैं राजा हूँ, मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला कौन हो सकता है? अब राजा अपने मन में सोचता है बड़ी देर तक और सोचने पे ये सोचता है कि अगर एक मामूली सा लड़का इस पर बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? भला मैं तो राजा हूँ, बहुत सबसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। इस पर मेरे अलावा भला और कौन बैठ सकता है? मैं अवश्य ही सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। वो खुद से सोचता है कि मैं जरूरी सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। अब यह कहने के बाद में जो राजा है वो सिंहासन की ओर बड़ी ही दृढ़ता के साथ में बढ़ता कि अब की तो मैं बैठ ही जाऊंगा। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। लेकिन उसी समय जैसे ये सिंहासन पर बैठने वाला था, जो चौथी मूर्ति है वो अपने पंख फैलाती है और सिंहासन समेत मतलब उसको लेकर आकाश में उड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी ये पूरी की पूरी कहानी। इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं लीलावती भागवत जी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो हम लोग की एक बहुत ही बढ़िया सी, बहुत ही अच्छी सी कहानी थी जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बातचीत के लिए पहला प्रश्न क्या है? आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप उसे कैसे खेलते हैं? तो दोस्तों अब ये आपसे सवाल पूछें कि बताइए आपका प्रिय खेल यानी आपका मनपसंद खेल कौन सा है। तो आपका जो भी मनपसंद खेल हो उसके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न क्या है? क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? क्या कभी आपने किसी समस्या का समाधान निकाला है? अपना अनुभव साझा कीजिए। आपका जो अनुभव है उसको यहाँ पे आप साझा करो। तीसरा प्रश्न क्या है? यदि आप राजा के स्थान पर होते तो आपको लड़कों के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? अगर आप लोग राजा की जगह पर होते और आपको ऐसे लड़कों के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? ठीक है, तो आपको जो भी लगता कि मैं ऐसा करता, यहाँ पे आप उसकी बात कर सकते हो। और चौथा प्रश्न है, लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था? तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि आखिर लड़के के अंदर से कौन कौन से गुण होंगे कि वो सिंहासन पर बैठ पा रहा था? तो देखो, जो चारों मूर्तियां हैं उनकी बात से हमको ये पता चलता है कि सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो कि झूठा ना हो, ठीक है, मन का साफ हो, जिसने किसी को चोट ना पहुंचाई हो, जिसने दूसरे के साथ में बुरा ना करा हो। ठीक है, तो लड़के के अंदर सीधी सी बात है सारे गुण थे, तभी वो सिंहासन पर बैठ पा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे है अब इसमें पार्ट से। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें आपको पहले प्रश्न पढ़ना होगा और फिर चुनना होगा सही विकल्प कौन सा है, और जो विकल्प सही होगा उसके सामने आपको ऐसे तारा बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए
तो पहला प्रश्न क्या है, राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला। तो राजा को लड़का ये जो न्याय कर रहा है इसके बारे में कैसे पता चला था, लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर नहीं, लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर, लड़के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुनकर, मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर। तो दोस्तों सही जवाब ये है कि लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर राजा को लड़के के बारे में पता चला था। ठीक है, ऐसे तारा बना देना आपको उस पर। ठीक, चलिए दूसरे वाले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ। तो राजा को सबसे ज्यादा आश्चर्य किस बात से हुआ था, पहला इसमें विकल्प है, बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे इस बात पर, लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे इस बात पर, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था इस बात पर, स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी इस बात पर। तो राजा को सबसे ज़्यादा मतलब जो आश्चर्य है वो किस बात पर हुआ था। देखो राजा को आश्चर्य कब हुआ था, जब वो वहां पे जाता है, देखता है कि लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा फैसला सुना रहा है, तब इस बात को देखकर राजा को बहुत ज़्यादा क्या होता है, आश्चर्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था इस बात पर। ठीक है, तो यहाँ पे तारा बना लो। ठीक, चलो तीसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे। तो पहला विकल्प क्या है, क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगता था, क्योंकि इस खेल से वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे। तो देखो, तो इसमें सही इसका उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर यही होगा क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे। देखो इसमें ना ये भी हो सकता है, ठीक है, साथ ही में ये भी हो सकता है कि उन्हें यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। वैसे जहाँ तक मुझको लग रहा है खा वाला होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, इस प्रश्न में अगर आपको एक से ज़्यादा सही विकल्प लगते हैं ना तो आप लगा सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से खा वाला होगा, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न क्या है, राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया। तो राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया था। तो इसका पहला विकल्प है ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके। ठीक है दोस्तों, ये एकदम सही है। ठीक है ना, तो इसका पहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहे हैं कि भाई जो नीचे प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न क्या है, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों। सभी जो लड़के हैं वो सिंहासन के ऊपर बैठ पा रहे थे लेकिन जो राजा है ये नहीं बैठ पाया, तो ऐसा क्यों हुआ था। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि देखो जो लड़के थे, ठीक है, जितने भी लड़के थे ये सभी क्या थे, मन में इनके दोष नहीं था, दूसरे को चोट नहीं पहुंचाई थी, मतलब अच्छे थे। ठीक है, जबकि राजा ने कई गलतियां करी हुई थी जिसकी वजह से वो सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आप उत्तर में ये लिख सकते हो, क्योंकि लड़के निष्पाप और निर्दोष थे, उनके मन में कोई बुराई नहीं थी। राजा ने जीवन में कुछ की जगह पे कई लिख देना। ठीक है, राजा ने जीवन में कई गलतियां की थी, इसीलिए वह सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो दोस्तों ये पूछे, बताइए क्या प्रायश्चित करने के बाद में राजा को सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो राजा को बिल्कुल सिंहासन पर प्रायश्चित करने के बाद में बैठने का अधिकार मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो राजा जो है ना वो अपनी गलतियों को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, साथ ही में उनको सही करने का भी वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो राजा को दूसरा मौका ज़रूर मिलना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आप उत्तर में ये ले सकते हो हाँ, क्योंकि उसने अपने अपराधों को स्वीकार किया और उन्हें सही करने का प्रयास भी किया। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों करा। तो ये जो दोनों किसान थे इन्होंने अपने झगड़े को निपटाने के लिए राजा के दरबार में जाने की बजाय इन्होंने फैसला क्यों करा कि लड़के के पास जाएंगे। ठीक है, तो देखिए
लड़के की न्याय बुद्धि के बारे में अभी तक बहुत बात फैल चुकी थी। ठीक है, जो लोग थे उनको विश्वास था कि जो लड़का है वो सही न्याय देगा। ठीक है, वो सही न्याय देगा, ऐसा उनको विश्वास हो चुका था। और यही कारण था कि जो दोनों किसान थे ये राजा के दरबार में जाने की बजाय लड़के के पास में जाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास था कि ये जो लड़का है वो इनके साथ में सही न्याय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उत्तर में ये लिख सकते हो कि दोनों किसानों ने अपने झगड़े को निपटाने के लिए राजा के दरबार में जाने की बजाय लड़के के पास जाने का फैसला इसलिए करा क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वह सही न्याय करेगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई। तो दोस्तों जो चौथी मूर्ति थी वो सिंहासन के साथ में आकाश में क्यों उड़ गई थी, क्योंकि देखो राजा के मन में ना अब भी अहंकार था, घमंड था। ठीक है ना, वो ये सोच रहा था कि अगर एक मामूली सा लड़का इस सिंहासन के ऊपर बैठ सकता है तो मैं जो कि राजा हूँ, इतना पैसे वाला हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। ठीक है ना, तो एक तरीके से उसके मन में अहंकार था, घमंड था, और इसीलिए जो चौथी मूर्ति है वो सिंहासन को लेकर आकाश में उड़ जाती है, क्योंकि वो राजा को उस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं मानती है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो यही होने वाला है, क्योंकि राजा के मन में अभी भी घमंड और अहंकार था। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों कि इस कहानी को आप कोई नया शीर्षक दो। ठीक है, और ये भी बताओ कि आपने यही शीर्षक इस कहानी को क्यों दिया है। ठीक है, तो देखो मैं इस कहानी को देना चाहूँगा नाम न्याय का सिंहासन नहीं, न्याय का सिंहासन नहीं। ठीक है, न्याय की कुर्सी या फिर मन का दोष। देखो बहुत सारे दे सकते हैं, चलो न्याय की कसौटी रख देते हैं। ठीक है, न्याय की कसौटी। ठीक, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखो बार बार जो इस कहानी में क्या है कि भाई बार बार राजा को एक तरीके से परीक्षा देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी सिंहासन पर बैठने के लिए। ठीक है, जो कि न्याय की कसौटी की तरीके से। ठीक है, तो बस यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुमान और कल्पना का पहला क्या कह रहा है, कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़कर किसी और जगह चली जाती हैं, वे कहाँ जाती होंगी और वहाँ क्या करती होंगी। तो अब आपको कहानी के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि भाई जो मूर्तियां हैं ना वो कहीं उड़ के चली जा रही, तो अब आपको ये बताना है कि आखिर जो मूर्तियां हैं ये कहाँ जा रही होंगी। ठीक है, और ये क्या कर रही होंगी। ठीक, तो ये इसका ना उत्तर आपको अपनी कल्पना से देना। तो आप इसमें कुछ भी ले सकते हो कि जो मूर्तियां हो सकता है उड़ के स्वर्ग चली जाती हों, जो मूर्तियां हो सकता है उड़ के कहीं दूसरे सिंहासन पर चली जाती हों, कुछ भी दे सकते हो जो भी आपके मन में आ रहा हो। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता। अगर कहानी के आखिर में जो राजा है वो सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता। तो दोस्तों देखो राजा सिंहासन पर बैठने पर सफल कब होता, जब वो जो आखिरी कह सकते हो जो परीक्षा थी उसमें वो क्या होता, अच्छे से पार कर लेता। मतलब अगर राजा के मन में घमंड नमंड नहीं होता तो ही वो सिंहासन पर बैठ पाता। ठीक है, और जब वो एक बार सिंहासन पर बैठ जाता तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने राज्य को चलाता, लोगों की जो फरियाद है उसको सुनता, उस पर फैसला सुनाता, लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश होते। ठीक है ना, मतलब ये है कि अगर आखिर में जो राजा है वो सिंहासन पर बैठ जाता तो इससे एक चीज़ साबित हो जाता है कि राजा क्या है, बहुत ही अच्छा राजा है, और वो अपने जो जनता है उसको क्या रखता, खूब खुश रखता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहे हैं, नीचे जो पंक्ति दी हुई है इसको ध्यान से पढ़ो। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। क्या कह रहे हैं, ऊपर जो वाक्य दिया है इसको जरा ध्यान से देखो, आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है ना। क्या कह रहे हैं, आपको इसका अर्थ समझने में हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई हो रही हो। अब इस वाक्य को एक बार फिर पढ़िए। क्या कह रहे हैं, अब इस वाक्य को आप फिर से पढ़ो। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। अब आपको इस वाक्य का अर्थ और भाव ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। इसका कारण है कुछ विशेष चिन्ह। जैसे देखो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने इस वाक्य को फिर से
फिर से यहाँ पर लिखा है, ठीक है। बस फर्क क्या है कि इस वाले में कोई भी हमारा विराम चिन्ह नहीं था, जबकि इसके अंदर विराम चिन्हों का इस्तेमाल करा गया है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यही कह रहे कि इस प्रकार के चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से पता चलता है कि लिखे हुए वाक्यों में कहाँ ठहराव है और उनका क्या भाव है। विराम चिन्ह से दोस्तों हमको क्या पता चलता है? विराम चिन्ह से हमको यह पता चलता है कि जो भी वाक्य दिया हुआ है, जो भी वाक्य लिखा हुआ है, उसमें ठहराव कहाँ पर है, मतलब रुकना कहाँ पर है और भाव क्या है उसमें, ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। अब क्या कह रहे हैं कि नीचे ये जो वाक्य दिए हुए हैं आपको क्या करना होगा, उसमें विराम चिन्ह को सही जगह पर लगाना होगा, ठीक है। चलो दोस्तों लगाना शुरू करते हैं। चौथी मूर्ति ने कहा ठहरो, तो चौथी मूर्ति कहती है ठहरो, तो यहाँ पर एक ऐसा आएगा और ऊपर के लिए डबल आएगा, क्योंकि डायलॉग शुरू है ना। देखो जब भी डायलॉग शुरू होता है ना तो हम इस तरीके से ये वाला निशान लगाते हैं, डबल वाला, ठीक है। ठहरो जो लड़के, और एक और चीज यहां पर ऐसा विस्मयादि बोधन चिन्ह लगा दो, ठीक है। देखो जहां पर भी मजबूत भावना दर्शाई जाती है ना, वहां पे विस्मयादि बोधन चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पे ठहरो जो शब्द है ना, ये मजबूत भावना दर्शा रहा है कि जो मूर्तियां हैं, जो चौथी मूर्ति वो कहती है ठहरो, मतलब वो एकदम से रुकने को कह रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका विस्मयादि बोधन का चिन्ह आएगा, ठीक है। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे, अब यहां पर थोड़ा सा हम रुकेंगे, ठीक है, तो वहां पर लगा दो कॉमा। वे भोले भाले, ये निशान लगा दो, ठीक है, वो भोले भाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे वाक्य खत्म हो रहा है, यहाँ पे लगा दो पूर्ण विराम। उनके मन में, अच्छा कभी भी वाक्य खत्म होता है ना उसके आखिर में लगता है पूर्ण विराम, ठीक है। उनके मन में कलुष नहीं था, उनके मन में कैसा भी दोष नहीं था, तो यहाँ पे भी वाक्य खत्म हो रहा है, यहाँ पे लगा दो पूर्ण विराम। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, और ये हो गया खत्म। और साथ ही में जो डायलॉग था ना ये भी खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपका डबल ये निशान भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो तो ये तो हमने इस पे सारे चिन्ह लगा दिए। चलो अब इस दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, वाक्य खत्म हो रहा है, यहाँ पे लगा दो पूर्ण विराम, ठीक है। फिर उसने मन ही मन कहा, अब उसने मन ही मन कहा, तो अब मन ही मन डायलॉग शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अब आपका ये निशान आ जाएगा। अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है, यहां पे लगा दो कॉमा, क्योंकि यहां पर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक रहे हैं। देखो जहां पर भी थोड़ी देर के लिए हम लोग रुकते हैं ना, वहां पे कॉमा लगता है, ठीक है। तो कहाँ था, एक लड़का इस पर बैठ सकता है, तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं। तो राजा के मन में अब सवाल चल रहा है, तो सवाल के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रश्न सूचक इस निशान को लगाते हैं, ठीक है। मैं राजा हूं, एक सेकंड, इसमें बिंदियां, अरे ये बिंदी जुड़ जा, चलो देखो ये बिंदी एक ही में, ठीक है। चलो, मैं राजा हूं, मुझसे ज्यादा धनवान कौमा बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा, प्रश्न सूचक। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूं, तो ये यहाँ पर आपका पूर्ण विराम आएगा। साथ ही में जो मन में इनके ये बात चली थी ये भी खत्म हुई, तो यहाँ पर आपका ये भी निशान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो तो ये तो हो गया इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरी मूर्ति भी उड़ गई, इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो वाक्य है तीसरी मूर्ति भी उड़ गई, आपको इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है। तो संज्ञा शब्द कौन सा है दोस्तों, मूर्ति। कौन सा है, मूर्ति, ठीक है। संज्ञा मतलब क्या होता है, नाम होता है, और नाम क्या है, मूर्ति, तो मूर्ति, ठीक है दोस्तों। चलो, कौन सा शब्द इस संज्ञा के गुण या विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पे विशेषण पूछ रहे हैं दोस्तों। जो तीसरी है ना, ये बता रही है मूर्ति के बारे में, और ठीक है, तो ये जो शब्द हो गया तीसरी, ये इसका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनमें विशेषण शब्द पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि भाई कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए हुए हैं, इन वाक्यों में जो विशेषण शब्द हैं आपको उनको पहचानना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले में तो दिया हुआ है एक, दूसरे पर आते हैं। तो दूसरे में क्या है,
उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। तो दोस्तों उज्जैन के बारे में कौन सा शब्द है जो कि और बता रहा है? प्राचीन और ऐतिहासिक। ये दोनों जो शब्द हैं उज्जैन के बारे में और जानकारी दे रहे हैं, मतलब ये हो गया इसके विशेषण। ठीक है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। तो इतनी छोटी, जो छोटी शब्द है ना, ये इसमें विशेषण हो गया, क्योंकि इसके बारे में और बता रहा कि उम्र कैसी थी? छोटी थी। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। तो यहाँ पर जो शब्द है सुंदर, ये सिंहासन के बारे में और बता रहा है कि जो सिंहासन है कैसा है? बहुत ही सुंदर है। तो सुंदर हो गया यहाँ पे क्या विशेषण। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। तो यहाँ पे जो शब्द है ना अच्छी खासी, ये बता रहा है कि जो भीड़ जमा हुई है कैसी है? वो बहुत सारी है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी खासी शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो चौथा प्रश्न इसमें क्या है? आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सको? तो किसी भी व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि ये सिंहासन पर बैठ सके? तो देखो, सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो कि झूठ ना बोले, मतलब कैसा हो? सत्यवादी हो। ठीक है, जिसने दूसरे को चोट ना पहुंचाई हो, ईमानदार हो, दयालु हो और जिसके मन में कोई दोष ना हो। ठीक है, न्यायप्रिय हो, दोष ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए पाठ से आगे। एक, कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़े सुलझाने बच्चे के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हैं? आप इनके पास क्यों जाते हैं? तो दोस्तों अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से किसी भी परेशानी, जो गांव वाले हैं वो अपनी किसी परेशानी को सुलझाने के लिए बच्चे के पास जाने लग गए थे, वैसे अगर आपको कोई परेशानी होती तो आप किसके पास जाते हो? तो आप जिसके भी पास जाते हो और क्यों जाते हो, यहाँ पे आप उसके बारे में बताओगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो? आपने उस स्थिति का सामना कैसे करा? कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके साथ में कोई गलत काम किया हो, तो आपने उस स्थिति का सामना कैसा करा है? इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपने जो कहानी पढ़ी वह हमारे देश की सैकड़ों वर्ष पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है। क्या कह रहे कि आपने जो कहानी पढ़ी हुई है, ये जो कहानी है हमारे जो देश है उसके सैकड़ों वर्ष यानी बहुत साल पुराने पुस्तक पर ये आधारित है। उस पुस्तक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। इस पुस्तक का नाम क्या है? सिंहासन बत्तीसी। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है ना, जब मैं छोटा था तो मैंने भी सेम चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, और उसका नाम सिंहासन बत्तीसी था, चैप्टर का नाम। इस पुस्तक में राजा भोज की, एक सेकंड को, इस पुस्तक में राजा भोज की भूमि में गड़ा राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है, जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती हैं। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हैं। इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत रोचक है। ठीक है दोस्तों, एक पुस्तकालय में से यह पुस्तक खोजकर पढ़िए और अपनी मनपसंद कहानी कक्षा में सुनाइए। देखो दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने पाठ पढ़ा है, ये पाठ किस पर आधार, मतलब ये पाठ एक तरीके से कह सकते हो किससे इंस्पायर होकर बना गया है? तो सिंहासन बत्तीसी नाम की एक पुस्तक है। ठीक है, उस पर कह सकते हो कि ये जो हमने इस पाठ को पढ़ा है वो आधारित है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि आपको सिंहासन बत्तीसी को पढ़ना होगा। ठीक है, और इसमें आपको बताना होगा कि आपको कौन सी कहानी ज़्यादा अच्छी लगी। तो जो भी कहानी अच्छी लगी ना, उसके बारे में आप अपने क्लास में बता सकते हो। सिंहासन बत्तीसी की तरह भारत में अनेक पारंपरिक कहानियां प्रचलित हैं, जैसे पंचतंत्र, हिते प्रदेश, जातक कथाएं आदि। इन्हें भी पुस्तकालय में ढूंढकर पढ़िए। क्या कह रहे हैं कि भाई इसी कहानी की तरीके से और भी कई सारी कहानियां हमारे देश में बहुत समय से चली आ रही, जैसे कि पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक, ऐसी। तो आपको इनको भी पुस्तकालय से ढूंढना है, पढ़ना है। ठीक है, इनको भी आप ढूंढिए और पढ़िए। चलिए, पता लगाकर कीजिए। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य कुर्सी हुआ करती थी, जिस पर राजा महाराज बैठा करते थे। आज भी हम बैठने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं।
इनका वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों सीधे कैरे के नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको क्या करना होगा, इनका वर्णन करना होगा। ठीक है, साथ में ये भी लिखना होगा कि आपको आपकी भाषा में इनको क्या कहते हैं। ठीक, तो ये सबसे पहले चटाई है। क्या ये है दोस्तों, ये है चटाई। ठीक है, तो मेरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, चटाई कहते हैं। ठीक, ये घास की, ठीक है, बांस या प्लास्टिक की बनी होती है, ज़मीन पर बिछाकर लोग उस पर बैठते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है, दरी है, ये कपड़े की बनी होती है। अच्छा, मेरी भाषा में भी दरी को दरी बोलते हैं। ठीक है, ये मोटे कपड़े की बनी होती है और इसको भी बिछाकर इसके ऊपर बैठा जाता है। ठीक है, वैसे इसको बिछाया भी जाता है ताकि लोग इसके मतलब लोग चलते चलते भी हैं, लेकिन ये मतलब दोनों काम आती है। ठीक है, चलने के बैठने के दोनों काम आती है। चलो, अब ये हमारा क्या है, मुड़ा। ठीक है, इसको मुड़ा ही बोलते हैं, मेरे में भी मुड़ा ही बोलते हैं। ठीक है, और ये बैठने की चौकी के तरीके से होता है, लोग इसके ऊपर बैठते हैं। ठीक, ये चारपाई, ये 4 पैरों की होती है, मेरी भाषा में इसको चारपाई बोलते हैं, और लोग इस पर भी क्या करते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं। ठीक है, और ये रस्सियों की बनी होती है। अच्छा, अगला इसमें पीठा। ठीक है, अच्छा, इसको पीठा नहीं बोलते, इसको चौकी बोलते हैं मेरी भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे चौकी, और ये लकड़ी का बना होता है, छोटा सा होता है, इस पर बैठकर हम लोग खाना बनाते हैं या फिर कपड़े वपड़े धोते हैं। ठीक है, इसके बाद में है टाट पट्टी। मेरे स्कूल में, मेरे जो मैं पढ़ता था ना, तो मेरे पहले वाले स्कूल में टाट पट्टी थी। कई बार हम लोग जब छत पे जाके बैठते थे या फिर बीच में हम लोग दूसरे एक क्लास में शिफ्ट हुए थे ना, तो उसमें हम लोग टाट पट्टी के ऊपर बैठा करते थे। ठीक है, बूझो तो जाने। तो दोस्तों अब इसमें अगली हैं पहेलियाँ। ठीक है, 5 पहेलियाँ दी हुई हैं जिनको आप खुद सुलझा सकते हो, अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, और जब सब कुछ हो जाए तो आखिर में आप देख सकते हो कि जो उत्तर आप लोगों ने दिए हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए, मेरा न्याय। अपनी कक्षा में से किन्हीं 2 ऐसी समस्याओं को चुनिए जिन पर न्याय किया जाना है। कक्षा को 2 समूह में विभाजित कीजिए। दोनों समूह एक समस्या लेकर उस पर विचार करेंगे। तत्पश्चात दोनों समूह एक एक कर नाटक मंचन के द्वारा समस्या को सुलझाएंगे। दर्शक समूह प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। अच्छा, देखो, इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको कक्षा में कोई भी 2 समस्याओं को चुनना है जिन पे कोई न्याय होना है। ठीक है, अब क्लास को 2 समूह में बांट दो। दोनों समूह क्या करेंगे, एक एक समस्या लेकर उस पर नाटक करेंगे। ठीक है, और नाटक के अलग अलग हिस्से पर जो दर्शक हैं, मतलब जो उस नाटक को देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, अंक देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दी हुई नीचे टेबल। ठीक है, जैसे कि प्रस्तुतिकरण कैसा था उस पर आपको अंक देना है 1 से लेकर 5 तक का। पात्र संवाद कैसा है, इस पर आपको 1 से लेकर 5 तक अंक देना है। ऐसे समस्या का समाधान और पात्रों का आत्मविश्वास, इस पर भी आपको 1 से लेकर 5 तक का क्या देना होगा, अंक देना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो था ये पूरा का पूरा पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।